फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे को मैं आपके लिए लेकर आता हूं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। तो यह जो वीडियो है यह भी एक सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है और इसमें आपको मिलेंगे 30 प्रश्न और इन प्रश्नों के उत्तर भी विश्लेषण के साथ और आपको कुछ हर सवाल के सपोर्ट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, कुछ चित्र मिलेंगे ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए देखते हैं कि यह जो वीडियो है वो किसके लिए है और क्या करना है। तो यह वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है और बहनों के लिए है जो ज़रा सा भी जानकारी रखना चाहते हैं, ज़रा सा भी इच्छुक हैं जानने के लिए कि जीके क्या है। इस सूरज के नीचे पृथ्वी पर या सूरज के नीचे आप सूर्य को देख लें, सूर्य के नीचे जितना भी चीज़ है वो जीके के अंतर्गत आता है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं, हमारे मन में उत्सुकता होती, कोई हमें यह बता देता। जैसे एक सवाल मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ पूछता हूँ कि कौन ऐसा जीव है जो बिना पानी पिए ज़िंदगी भर रह सकता है। तो आपके सवाल यह आपके दिमाग में ठनक मारेगा कि ये कैसा सवाल हो गया है, बिना पानी पिए तो कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा होता है, एक जीव है जो बिना पानी पिए भी ज़िंदगी भर रह सकता है और बहुत दिनों तक ज़िंदा रह सकता है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों को लेकर मैं आपके लिए आता हूँ और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करता हूँ। तो अब जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, तो इनके हमारे लिए ये फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो कैसे साबित होंगे? अगर सीटेट का आपने भरा है तो सीटेट आप देखें 2021 का एक क्वेश्चन उठा करके, जनवरी में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप एक सवाल उठा करके देखिए। उसमें पूछा गया था कि मिर्च किस देश से आया था, मिर्च जो है किस देश से आया है, आलू किस देश से आया है, शकरकंद किस देश से आया है, ऐसे सवाल आते हैं। तो मैं भी आपके लिए इन सब क्वेरियों को लेकर के क्लियर करूंगा। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम, और आपने सीटेट का फॉर्म भरने वाले हैं जो कि अगले महीने आएगा, तो आप तैयार हो जाइए हमारे वीडियो के साथ। एस्टेट के लिए लाभकारी है वीडियो, सुपर टेट के लिए, EMRS का फॉर्म जिसने भी भरा है उनके लिए लाभकारी है, DSSB के लिए, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के साथ साथ यह वीडियो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी लाभकारी है। और वैसे लोगों को जो नहीं भी पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता नहीं है, जो छात्र है वही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जानने के इच्छुक होते हैं, तो उनके लिए भी यह वीडियो लाभकारी है। तो आप क्या करें, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू हैं तो, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। अंत तक देखने के बाद हमारे लिए एक लाइक करना है, आपको अच्छे कमेंट करने हैं और दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा शाक क्या है? अब शाक पर हम चर्चा करेंगे बाद में, इस सवाल को पहले ले लेते हैं। शाक, दुनिया का सबसे बड़ा शाक क्या है? तो ऑप्शन है बांस, केला, तुलसी, पुटुस। और ये चारों ऑप्शन जो है ये वनस्पति के नाम हैं। आप देखें शाक क्या होता है। अब शाक पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। शाक वो होता है जिसके तना बहुत ही मुलायम होते हैं, या यूँ कहें कि उसमें तना होता ही नहीं है, तो वो भी बात सही है। जैसे आप बथुआ साग को ले लीजिए, धनिया पत्ता को लीजिए, मेथी साग को ले लीजिए, तो ये साग से ही बना है साग। तो ये सब साग के अंतर्गत आते हैं, इसके तने नहीं होते हैं और ये बहुत बड़ा पौधा भी नहीं होता, ये कुछ लगभग 1 फीट के साइज का होता है। तो एक इसमें से चारों ऑप्शन में एक ऐसा है साग जो उससे भी ज़्यादा हाइट का है, लगभग 10 फीट तक का होता है, 10, 11, 12 भी हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन को। इसका सही आंसर है केला। केला आप देखिए उसी तरह का पौधा, इसमें तना नहीं होता है, इसमें डाली नहीं होती है, तो ये भी साग की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ चित्र देख रहे हैं आप, चित्र में देखिए ये केले का पौधा है लेफ़्ट साइड में,
और केले के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग। केला को मूसासी या मूसा भी कहा जाता है। ये मूसासी परिवार में 2 या 3 प्रजातियों में से एक है। जीनस फूल खाद्य उत्पादन संयंत्रों में शामिल है केले और केले के फूल। मूसा की लगभग 70 प्रजातियां जानी जाती हैं, यानी केले की लगभग 70 प्रजातियां होती है जिनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि वे पेड़ों की तरह ऊंचे होते हैं, केले और केले के पौधे में लकड़ी नहीं होती, उनका स्पष्ट तना नहीं होता है, विशाल पत्ती डंठल के आधारों पर बने होते हैं। इस प्रकार वे तकनीकी रूप से विशाल शाकाहारी पौधे हैं। शाकाहारी पौधे यानी ये मांस मछली नहीं खाते हैं। अब आपको सुनकर आश्चर्य लगता होगा कि पेड़ पौधे भी कहीं मांस मछली खाते हैं। तो हाँ, कुछ पौधे ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, जैसे घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये सब पौधे हैं जो कीड़ों को खाते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा घास क्या है? अभी हमने पहला सवाल देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा शाक क्या है। अब है दुनिया का सबसे बड़ा घास क्या है। तो ऑप्शन देखिए, बांस, केला, तुलसी, पुटुस। सेम ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर है बांस। ये देखिए, आप ऊपर में चित्र देख रहे हैं। मैंने कई चित्र लिया है आपके लिए ताकि आप अच्छे से पहचान लें इसे। इनमें बहुत सारी गांठें होती हैं और भीतर से ये खोखला होता है। अगर आप ऐसे इलाके में फंस जाते हैं जहाँ पानी नहीं मिल रहा हो, लेकिन अगर वहाँ बांस है तो आप उसके काटिए, उसके हर जॉइंट में आपको पीने के लिए पानी मिलेगा। तो बांस जो है ग्रामिनीआई कुल की एक अत्यंत उपयोगी घास है। मैंने कहा था ना घास है, जो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। बांस एक सामूहिक शब्द है जिसमें अनेक जातियां शामिल हैं। मुख्य जातियां बैम्ब्यूसा, डेंड्रोकैलेमस आदि हैं। बैम्ब्यूसा शब्द मराठी बेम्बू का लैटिन नाम है। इसके लगभग 24 वंश भारत में पाए जाते हैं, यानी 24 प्रकार के बांस भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जब जड़ का चित्र देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जड़ जो होता है एक मूसला जड़ होता है, दूसरा लोकल भाषा में उसको झकड़ा जड़ कहते हैं और विज्ञान की भाषा में रेशेदार जड़ कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन आप देखिए दोनों है ना। तो जब मूसला भी कहा जाता है और झगड़ा भी कहा जाता है तो दोनों हुआ। चलिए, इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप देखिए। अगर जड़ एक सीधा निकला है, एकदम सीधा, जैसे मूली होता है, गाजर होता है, ऐसा जड़ निकला है और उसमें पतली पतली सहायक रेशाएं भी हैं। देखिए चित्र ए को देखिए, तो जो मेन जड़ निकला है उसको हम कहते हैं मूसला जड़। और जिस प्रकार का जड़ होगा पत्तियां भी उसी प्रकार की होंगी। आप देखेंगे कि चित्र ए में समांतर जड़ नहीं है, जबकि चित्र बी में देखिए एक ही जगह से सारे जड़ निकले हैं। तो इसके पत्ते भी एक ही जगह से लाइन की ओर होंगे, यानी समांतर होंगे इसके पत्ते, और मूसला जड़ के समांतर पत्ते नहीं होंगे। नेक्स्ट है, इनमें से किस पौधे में डालियां नहीं होती है? अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, जैसे केला। अब केले का पौधा देखिए, उसमें डालियां नहीं होती है। और उसके लिए अगर आपको याद ना हो चित्र, तो मैं फिर से चित्र भी डालूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ताड़ का अगर पेड़ आपने देखा होगा, बहुत लंबा सा होता है, उसकी लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, ताड़ का फल होता है, उसमें भी डालियां नहीं होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया दोनों। देखिए ये दो चित्र हैं, पहला चित्र है केले का और दूसरा चित्र है ताड़ का। इसमें आपको एक भी डालियां नहीं दिखेंगी। हाँ, अगर आपको लंबी लंबी दिख रही है तो वो डालियां नहीं, वो इनकी पत्तियां हैं। नेक्स्ट है, पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। शाक पर मैंने चर्चा कर चुका है अभी पिछले सवाल में।
और झाड़ी, झाड़ी क्या होता है, न बहुत बड़ा और न बहुत छोटा, वैसा पौधा जिसका तना तो है लेकिन बहुत पतला है, जैसे गुलाब। अब गुलाब का पौधा देखें तो गुलाब का पौधा जो तना होता है बहुत ही मांसल नहीं होता है, वुडी नहीं होता, बहुत मोटा नहीं होता है, लेकिन पतला सा तना तो होता है ना। और उसकी हाइट बहुत ऊंची भी नहीं होती है और साग की तरह बहुत छोटी भी नहीं होती है। तो ये बीच वाले पौधों को झाड़ी कहा जाता है। और पेड़, पेड़ तो आप वाकिफ हैं, उसका मांसल तना होता है, मजबूत होता है, लंबे लंबे होते हैं। तो पौधे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो तीनों ऑप्शन सही हो गए, तो हम चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे, इनमें से सभी। चित्र ए को देखिए, हल्का सा पतला सा तना है कि नहीं। चित्र नहीं, इसमें तना नहीं है, ये मान ऐसे ही निकला हुआ है। या चित्र उतना, ये साग का चित्र है, गंधारी साग हो गया, बथुआ साग हो गया, पुदीना हो गया, ये सब साग के अंतर्गत आते हैं। मिर्च का पौधा झाड़ी के रूप में होता है, देखिए ऑप्शन बी। गुलाब का पौधा हो गया, भिंडी का पौधा हुआ, बैंगन का पौधा हुआ, ये सब झाड़ी के अंतर्गत आता है। अब वृक्ष को देखिए, जो सी लिखा हुआ वो वृक्ष है, कितना बड़ा होता है, मोटा सा रहता है। लताएं कितनी प्रकार की, तो आप जब पौधे देख लिए तो लताओं को भी देखिए। तो लताएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है आरोही लता, दूसरी होती है विसर्पी लता। आरोह का मतलब होता है, आरोह का मतलब होता है चढ़ना, आरोह का मतलब होता है चढ़ना, और विसर्प का मतलब सांप की तरह, सांप की तरह रेंगना, रेंगना, सांप की तरह रेंगना। तो जो लत किसी चीज़ के सहारे पर चढ़ जाए, जैसे आप सेम का बीज लगाए हैं, उसका लत निकलना शुरू हुआ, आप उसमें एक झाड़ी दे दिए, उसमें वो चढ़ गया, ऑटोमेटिक चढ़ गया, आपको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं हुई। क्योंकि उसमें जो होता है, आप देखेंगे एक घूमता हुआ पतला सा रहता है हाथ, वो उसमें लपेट जाता है, जैसे प्ररोह भी कहते हैं, ठीक है, वो लपेट लेता है झाड़ी में और चढ़ने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो विसर्पी है वो चढ़ नहीं सकते, वो भी चढ़ सकते हैं, उसको ज़बरदस्ती चढ़ाना पड़ता है तो वो चढ़ जाएंगे। अब चित्र को देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। चित्र में आप देखिए, ये देखिए बाएं साइड में कद्दू का लत है ना, ये कमज़ोर तने वाले होते हैं, दोनों कमज़ोर तने वाले होते हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, है ना, तो किसी के सपोर्ट पर वो चढ़ जाते हैं। अब विसर्पी लता जो है वो ज़मीन पर रेंगते हैं, क्योंकि इसके फल जो होते हैं वज़नदार होते हैं। तरबूज कितना वज़न का होता है, आप एक तरबूज 5 किलो तक 10 किलो तक हो सकता है, तो इतना वज़न लेकर के वो चढ़ नहीं पाता है, इसलिए ये रेंगने लगते ज़मीन पे। और राइट साइड में जो है उसे विसर्पी कहते हैं, और लेफ़्ट साइड में जो आरोही कहते हैं। तो दोनों हुआ, तो हमारा ऑप्शन होगा 3, 1 और बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो पृथ्वी पर जो है कुल कितने महासागर हैं, चलिए नाम पे आते हैं। तो पृथ्वी पर कुल है 5 महासागर। पहला है प्रशांत महासागर, ये देखिए महासागर का चित्र है, और पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, और चौथा है आर्कटिक महासागर, और 5वां है दक्षिण महासागर। इनमें जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तरी ध्रुव में पड़ता है, और उत्तरी ध्रुव में पड़ने के कारण ये जमा हुआ है। तो देख सकते हैं कि महासागर में कितनी विशाल विशाल लहरें उठती है, जो एक जहाज को भी डुबा सकती है। प्रशांत महासागर जलमंडल का प्रमुख भाग है, ये जलमंडल में आता है। जैसे जलमंडल होते हैं, वायुमंडल होते हैं, स्थल मंडल होते हैं, जैव मंडल होते हैं। तो यहाँ पर हम जलमंडल का चर्चा कर रहे हैं। यह खारे पानी का विशाल क्षेत्र है। यह जलमंडल का 96.6 भाग अपने आप से ढके रहता है, यानी जितना जल है इस पृथ्वी पर, उसमें लगभग 97% तो महासागर में है।
लगभग 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है महासागर, जिसका लगभग आधा 3000 मीटर गहरा है। संपूर्ण पृथ्वी के चौथाई भाग यानी 70% पर जल का तथा 1/4 भाग 30% पर लगभग बता रहा हूँ मैं स्थल है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल यानी 51 वर्ग किलोमीटर 51 वर्ग करोड़ किलोमीटर के 36.17 करोड़ किलोमीटर पर जल है। 51 में से 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में पानी है और 14 इसको 15 ले लेते हैं राउंड में, 15 वर्ग किलोमीटर में महाद्वीप है। तो आपने देखा कितने प्रकार के महासागर हैं, 5 प्रकार के। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पृथ्वी पर कुल कितने महादेश हैं? तो पृथ्वी पर कुल 7 महादेश हैं। यहाँ देखिए चित्र दिया मैंने, वर्ल्ड मैप का चित्र है। ऊपर में देखिए आर्कटिक लिखा हुआ है ना, तो ये महासागर है, ये जमा हुआ महासागर। नीचे देखिए अंटार्कटिका लिखा हुआ है, तो ये जो अंटार्कटिका है ये भी जमा हुआ है, लेकिन ये बर्फ़ से जमा हुआ है और यहाँ पर एक भी लोग अभी तक नहीं रहते हैं। ये देखिए है ना, दक्षिण में सबसे आर्कटिक नॉर्थ पोल में और अंटार्कटिका दक्षिण पोल में है। ये एक महादेश है, लेकिन यहाँ पर एक भी लोग नहीं रहते हैं। चलिए एक एक करके नाम देख लेते हैं। पहला है एशिया, फिर अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया देखिए और अंटार्कटिका। ये 7 महादेश हो गए। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जापान, चीन, नॉर्वे, रूस। तो उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को। ये देखिए जापान, आप देख रहे हैं जापान, चीन के बगल में है जापान और एकदम इस साइड में आप मैप में देखेंगे। तो जापान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पश्चिम में जापान सागर से घिरा है और उत्तर में ओखोटस्क सागर से लेकर के पूर्वी चीन सागर तक और दक्षिण में ताइवान तक फैला हुआ है। ये कुछ जानकारियाँ थी जापान की। नेक्स्ट है मध्य रात्रि का सूरज किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि का सूरज कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे है ऑप्शन में, जापान, म्यांमार और श्रीलंका। तो नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये देखिए यूरोप के है ना, यूरोप कंटिनेंट, उसके बगल में आप देखिए NORWAY लिखा हुआ है ना, ये नॉर्वे। तो पृथ्वी का यहाँ पर ऐसा झुकाव है, ऐसा एंगल बनता है पृथ्वी का कि नॉर्वे की ज़मीन का पूरा हिस्सा सूर्य की रोशनी में रहता, हमेशा रहता है सूर्य की रोशनी में। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ 24 घंटे तक दिन रहता है, रात होती ही नहीं है। और इसी वजह से नॉर्वे में यह विचित्र घटना घटती है। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आधी रात के वक्त भी सूरज उगता देख सकते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा है, मध्यरात्रि का सूरज, यानी आधी रात को सूरज देख सकते हैं यहाँ से। कहाँ? नॉर्वे में। अगला है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो नाम से ही आपको थोड़ा सा लग गया होगा कि इसमें से कौन सा हो सकता है। स्पुतनिक, अभी स्पुतनिक 5 नाम का टीका चला है, तो कहाँ से बना है? रूस में। तो ये स्पुतनिक रूस का है। मार्क है, आर्यभट्ट है, अपोलो है। तो इनमें से जो आर्यभट्ट है वो भारतीय है। ये देखिए इसकी तस्वीर देख रहे हैं आप, और ये बनाया गया था 1975 में। देखिए थोड़ा अजूबा जैसा लग रहा है, कमरा जैसा है ना, लेकिन ये एक सैटेलाइट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसको इसरो कहा जाता है ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की योजना का काम शुरू कर दिया था और 1975 में 19 अप्रैल को सोवियत संघ की सहायता से ये सवाल पूछा जाता है कि
भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या है और ये किसकी सहायता से बना था? तो यह सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से बना था। अंतरिक्ष में इसे सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, जो इसरो के एक लंबे सफर का पहला पड़ाव है। अब कह रहा है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर का ऑप्शन देखिए अब, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है सिक्किम में है। लेकिन मैं इतने में नहीं मानता हूँ, एक आंसर हुआ ना। अब कंचनजंगा के बारे में थोड़ा जानेंगे तो हो सकता है कुछ सवाल मिल जाए। तो कंचनजंगा जो है दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। पहला है एवरेस्ट, दूसरा है काराकोरम और तीसरा है कंचनजंगा। काराकोरम के वीडियो मैंने दिया था, उसमें कहा था उसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। नीचे देखिए दार्जिलिंग की टाइगर पहाड़ी से कंचनजंगा का दृश्य लिया गया है। साथ ही यह सिक्किम व नेपाल की सीमा को छूने वाले भारतीय प्रदेशों में हिमालय पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। कंचनजंगा पर्वत आकार एक विशालकाय सलीब के रूप में है, जिसकी भुजाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में स्थित है। अलग अलग खड़े शिखर अपने निकटवर्ती शिखर से 4 मुख्य पर्वतीय कटकों द्वारा जुड़े हुए हैं, जिनसे होकर 4 हिमनद बहते हैं, जेमू, तालुंग, यालुंग और कंचनजंगा। तो ये कंचनजंगा की जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है चीनी में कौन सी मिठास पाई जाती है? तो चीनी में आप देखिए ऑप्शन सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनमें से कोई नहीं। तो चीनी में पाई जाती है सुक्रोज। लैक्टोज पाया जाता है किसमें? दूध में। इसमें देखिए आप, ये चीनी के दाने हैं क्रिस्टल के रूप में। सुक्रोज 50%, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 50% फ्रुक्टोज से मिलकर बना है। प्रोस्टेट फूड में पाई जाने वाली यानी टेबल शुगर में, उसी को बात में यहाँ पर शुगर कहा था मैंने, टेबल शुगर में यानी जो हम चाय में डालते हैं उसमें पाया जाता है सुक्रोज। और ये आमतौर पर गन्ने या चुकंदर यानी बीट से बनाया जाता है। कई प्रोस्टेट खाद्य पदार्थों जैसे कैंडी, आइसक्रीम, ब्रेकफास्ट, सीरियल, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, सोडा और अन्य ड्रिंक्स में भी चीनी पाया जाता है। नेक्स्ट है भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य की धातु का ऑप्शन देखिए आप, टाइटेनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम और ड्यूटेरियम। तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। ये देखिए अब लेफ्ट साइड में एक चित्र दिख रहा है, कैसा दिखता है टाइटेनियम, वो है। इसी तरह का कुछ शीशा भी दिखता है। शीशा एक धातु है, आप यह ना समझे शीशा मीन्स कांच अलग होता है। इसका गुण देखते हैं, इसका प्रतीक होता है परमाणु प्रतीक Ti यानी टाइटेनियम। परमाणु संख्या 22, तत्व संख्या संक्रमण धातु है। घनत्व क्या है? 4.506 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर में इसका घनत्व है 4.5। गलनांक 334 फ़ारेनहाइट, ये बहुत अधिक गलनांक है इसका, बहुत गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। क्वथनांक तो और ज़्यादा है, 3287 डिग्री में खौलेगा। मोह की कठोरता 6, ये बहुत ही कठोर धातु है। हमारे आधुनिक समाज में टाइटेनियम का उपयोग तेज़ी से हो रहा है। यह हल्का है, मजबूत है और संचारण प्रतिरोधी, इसमें जंग नहीं लगता, यह गलता भी नहीं है। ये गुण इसे एरोस्पेस उद्योग, भवन निर्माण उद्योग, खेल के सामान उद्योग और कई शल्य चिकित्साओं यानी ऑपरेशन में यदि किसी का हड्डी टूट गया तो उसको शरीर में डाला जा सकता है, क्योंकि ये शरीर के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मान लीजिए आपका दांत टूटा है तो आप टाइटेनियम के दांत लगवा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये शरीर के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर के नाम आप देखिए, उर्वशी, माया, छाया और अप्सरा। तो इसका सही आंसर है अप्सरा। ये देखिए, ये चित्र देख रहे हैं आप, ये परमाणु रिएक्टर का एक चित्र है। और एशिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर, एशिया का भारत का तो छोड़िए, एशिया का भी है, भारत का तो है ही।
न्यूक्लियर रिएक्टर को अप्सरा कहा जाता है। यह 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में के ट्रॉम्बे परिसर में बना था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वेबसाइट के मुताबिक तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से 20 जनवरी 1957 को इसका उद्घाटन किया। अप्सरा के भारत रिसर्च सेंटर रिएक्टरों में सबसे पुराना है। पहला है तो पुराना ही होगा। नेक्स्ट है, झारखंड की दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो झारखंड की दीपिका कुमारी अभी पूरी चर्चा में आप न्यूज़ देख रहे होंगे, तो यह है तीरंदाज की खिलाड़ी। ये देखिए इसके चित्र है, एक धनुष पकड़ी हुई है, ये तीरंदाजी, और उसके बगल में है एक पुरुष जो उनके हस्बैंड है अतनु दास, दोनों तीरंदाज हैं। दीपिका कुमारी महतो, इसका जन्म हुआ था 13 जून 1994 को। एक रिकर्व भारतीय महिला तीरंदाज हैं। बिल्कुल निचले पायदान से निशानेबाजी के खेल में शुरुआत करने वाली ये आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों में से एक है। पूरा नाम कमा चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की निक्की प्रधान, निक्की या निक्की दोनों कहा जाता है, किस खेल से संबंधित है? तो झारखंड की निक्की प्रधान जो है वह हॉकी से संबंधित है। इनका तस्वीर देखिए आप, ये है निक्की प्रधान। निक्की प्रधान का जन्म 8 दिसंबर 1993 को एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी, ये लिखा हुआ है, हॉकी खिलाड़ी नहीं, इसका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1993 को। यहाँ पर ये सेंटेंस सेट नहीं किया, इसलिए मैं अब पढ़ता हूँ। निक्की प्रधान एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, ये सही सेंटेंस है। निक्की प्रधान एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। यह झारखंड से पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। यह सोमा प्रधान पिता है इनके, और जीतन देवी माँ का नाम है। ये एक बेटी है। यह 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा रही हैं और काफ़ी फेमस है यह भी। शकरकंद किसका परिवर्तित रूप है? यानी शकरकंद असल में है क्या चीज़? तो शकरकंद असल में जड़ है। आप देखे होंगे ये जड़ जैसा दिखता है, और जड़ को कहा जाता है मूल। ये देखिए शकरकंद देख रहे हैं आप, इसके पत्ते देखिए, शकरकंद को देखिए। यह उष्ण अमेरिका का देशज है, यानी इसका जो जन्म हुआ है शकरकंद का वो अमेरिका से फिलीपीन होते हुए यह चीन, जापान, मलेशिया और भारत आया। यहाँ व्यापक रूप से तथा अन्य सभी उष्ण प्रदेशों में इसकी खेती होती है। यह ऊर्जा उत्पादक आहार है। इसमें विटामिन रहते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। अब प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज जो है, आप गोल गोल देखे होंगे, तो प्याज तना का परिवर्तित रूप है। प्याज एक वनस्पति है जिसका कंद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में महाराष्ट्र में प्याज की सबसे ज़्यादा खेती होती है। तो प्याज का हम लोग क्या कहते हैं? सब्जी में डालते हैं इसको। ये देखिए हरा प्याज है, इसमें स्प्राउट निकले हुए हैं, और ये कटा हुआ प्याज है, गोल प्याज है। अंगुली के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अंगुली के नाखून, बाल, हड्डी टाइप का जो भी होता है उसमें केराटिन पाया जाता है। ग्लोबिन और हीमोग्लोबिन ये रक्त में पाया जाता है। अब देखिए नाखून को, देखा आपने? तो नाखून मनुष्य के हाथ तथा पाँव की अंगुलियों के आखिरी हिस्से के ऊपरी भाग में एक ठोस कवचनुमा आवरण होता है। यह बानरों तथा कुछ अन्य स्तनपायियों में भी होता है। अनेक जीवों में नाखून पंजों के समान होते हैं। यह एक कठोर प्रोटीन केराटिन से बना होता है। पशुओं के सींग भी इसी पदार्थ के बने होते हैं। कौन सा प्राणी बिना पानी पिए जिंदगी भर रह सकता है? यही सवाल का चर्चा मैं शुरू में कर रहा था। तो ऑप्शन है रेगिस्तानी चूहा, ध्रुवीय भालू, कंगारू चूहा, इनमें से सभी। तो मैं बता दूं कि ध्रुवीय भालू जो है इसको तो पानी पर ही है, बर्फ क्या है? पानी ही है। रेगिस्तानी चूहा जो है 3 महीने की सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है, यानी 3 महीना वो खा पी लेता है, मोटा हो जाता है, बिल में जा कर के सो जाता है, और जब वो 3 महीने के बाद उसकी नींद खुलती है तो वह पतला सा हो चुका होता है, फिर आता, फिर खाता पीता है,
और जब तक मौसम सामान्य नहीं होता है तब तक बिल के अंदर ही रहता है। अब इसका सही आंसर है कंगारू चूहा। आप इसका चित्र देखें, कंगारू चूहा किस तरह दिखता है, देखिए, है ना। क्योंकि यह कंगारू की तरह 2 पैर इसके छोटे होते हैं और उसी तरह यह चलता है, इसलिए इसे कंगारू चूहा कहा गया है। यह जो जीव है यह उत्तरी अमेरिका का कंगारू चूहा है। इसका देखिए जीनस डिपोडोमिस इसे कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है। रेगिस्तान के वातावरण में रहने वाला सबसे खास जानवरों में से एक है। यह बिना पानी के अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका। टीटीकाका का दृश्य देखिए आप। टीटीकाका झील पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित एक झील है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3812 मीटर है। जलीय मात्रा के अनुसार यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इस झील में 2 उपक्षेत्र आते हैं जो तिकीना जलडमरू मध्य से जुड़े हैं। यह जलडमरू मध्य 800 मीटर है। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो आपको लगेगा स्वेज नहर है। नहीं, स्वेज नहर नहीं है। विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है कील नहर। ये कील नहर को देखिए आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यूरोप का नक्शा है। कील नहर जो है जर्मन शब्द नॉर्ड ओस्टिसी कनाल, शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर बाल्टिक सागर नहर, जिसे 1948 तक केसर विल्हेम नहर कहा जाता। देखिए इसके 2-3 नाम दिया मैंने यहाँ। एक 98 किलोमीटर लंबी जहाजी नहर है जो जर्मनी के स्वेलेस्विग होल्स्टीन में स्थित है। ऐसे ऐसे नाम रखें कि उच्चारण में भी समस्या आती है। यह विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। यह जो कील नहर है वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अगला सवाल है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला शासिका। तो शासिका है तो लक्ष्मीबाई तो बाद में आई है, मीराबाई तो शासिका थी ही नहीं, जोधाबाई भी शासिका नहीं थी, रजिया सुल्तान। इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। ये देखिए उसकी तस्वीर है रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी जिसका जन्म 1205 में हुआ था। उसने देश पर 1236 से 1240 तक शासन किया। वह एक साहसी सुल्तान थी और दिल्ली के सिंहासन पर नियंत्रण और हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम शासिका थी। और इसको जो शासन मिला था बागडोर, वो अपने पिता से मिला था। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? अगर रक्त की बात करें तो हमारे दिमाग में आएगा हमारे दिमाग में आएगा हृदय, क्योंकि हृदय पंप करता है, वो शुद्धिकरण नहीं करता है। लेकिन इसमें जो किडनी वाला ऑप्शन है वही रक्त का शुद्धिकरण करता है। ये देखिए किडनी है और कहाँ पर रहता है? तो यह पसलियों के नीचे रहता है, ठीक जहाँ पसली खत्म हो रहे हैं वहाँ पर होता है, और 2 किडनियाँ होती हैं। गुर्दे का लगभग 1/4 रक्त को फिल्टर करता है। गुर्दा जो होता है, किडनी को हम बोलते हैं ना, तो ये 1/4 को फिल्टर करता है, जो हृदय द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न होता है। यह रक्त शरीर के फिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, जहाँ इसे किडनी द्वारा शुद्ध किया जाता है और शरीर के बाकी हिस्सों में प्रसारित किया। देखिए किसने शुद्ध किया? तो किडनी ने शुद्ध किया। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, और फीमर को कहा जाता है जांग की हड्डी। कहाँ की हड्डी कहा जाता है? जांग की हड्डी। आप चित्र देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जांग की हड्डी है ना, देखिए कितनी लंबी है जांग की हड्डी, इसे फीमर कहा जाता है। और सबसे छोटी हड्डी भी क्लियर कर लेता हूँ, वो कान की हड्डी होती है यहाँ पर। ये देखिए ना, यहाँ पर ये कान की हड्डी है जिसको स्टेपस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है, इसे स्टेपीज यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन स्टेपस कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघों में होती है, जिसे फीमर कहा जाता है।
नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का कौन सा जबड़ा हिलता है? तो सब ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा, दोनों। तो आप जबड़ा का चित्र पहले देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि निचला जबड़ा ही हिलता है। ये देखिए, देख रहे हैं निचला जबड़ा। ये जो ऊपर वाला चित्र है मानव जबड़े का निचला हिस्सा, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये हिलता है। और नीचे, उसके नीचे खोपड़ी का चित्र बना हुआ है। ऊपर वाला जो जबड़ा है वो स्थिर रहता है, खोपड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। नीचे वाला जबड़ा वो हिलता है। जबड़ा यानी हनु, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है जबड़ा यानी हनु, इसे कहा जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में कहा जाता है जॉ। किसी प्राणी के मुंह से के प्रवेश क्षेत्र पर स्थित उस ढांचे को बोलते हैं जो मुंह खोलता है और बंद करता है। तो देखिए, जबड़ा ही ना मुंह खोलता है और बंद करता है, जिसके प्रयोग से खाने को मुंह में पकड़ा जाता है तथा कुछ जानवरों में तो चबाया जाता है। मानव समेत बहुत से अन्य जानवरों में जबड़े के दो हिस्से होते हैं जो एक दूसरे से चूल, इंग्लिश में हिंज कहा जाता है, के जरिए जुड़े होते हैं, जिसके प्रयोग से जबड़ा ऊपर नीचे होकर मुंह खोलता है और बंद करता है। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की रचना है। किसकी रचना है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में देखते हैं कि मेगास्थनीज 299 ईसा पूर्व में यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा। संधि के अनुसार मेगास्थनीज का नाम राजदूत मेगास्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो भारत में देखा उसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक में किया, जिसमें एक विस्तृत वर्णन किया है उन्होंने। वह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर है पाटलिपुत्र, जो कि पटना को कहा जाता है। यह नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। इसकी लंबाई 9.5 मील है और चौड़ाई 2.25 मील है। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हुए हैं। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हुए हैं। इस साइड देखिए, उसका इंडिका ग्रीक शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है इंडिका। ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा मौर्य कालीन भारत का एक लेख है। यह मूल रूप से भारत में नहीं हुई है, परंतु इसके कुछ भाग बाद के लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त हुए। इनमें डियोडोरस, सुकिलस, स्ट्रैबो, प्लिनी और एरियन प्लूटोकार्ट जस्टिन के नाम से उल्लेखनीय है। 29वां सवाल है, विख्यात पशु पश्मीना किसकी नस्ल है? तो आपको जानकारी दे दूं कि पश्मीना जो है एक बकरी की नस्ल है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आप देखिए, ये है पश्मीना बकरी, देख रहे हैं। शिव और सुगंध कीड़िया। पश्मीना कश्मीर का क्या लिखा हुआ? पश्मीना कश्मीरी का परिष्कृत रूप है। हालांकि वे नर्म और गर्म दोनों होते हैं। पश्मीना ऊन प्राप्त करना कठिन है, जो इसे अधिक मूल्यवान बनाता है। पहली नज़र में एक व्यक्ति एक साधारण कश्मीरी शॉल से पश्मीना शॉल नहीं पा सकता है, यानी कोई भी पहचान नहीं सकता है। और मैं बता दूँ, इसकी एक शॉल की कीमत लगभग 50,000 रुपये होती है और इसमें बहुत गर्मी पाई जाती है। अगर एक आप पश्मीना शॉल को ओढ़ लें तो आपको एक रजाई के बराबर ही गर्मी देता है। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, गति का, समय का, वजन का। तो आप जान लें कि निर्वात वैसी जगहों को कहते हैं जहाँ हवा भी नहीं है, और वैसे जगहों में प्रकाश की गति सबसे तीव्रतम होती है। तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो यह दूरी का मात्रक है। ये देखिए, प्रकाश आ रही है। प्रकाश वर्ष को प्रौ यानी लाइट ईयर द्वारा चिन्हित करा जाता है। लंबाई की एक मापन इकाई है। यह लगभग 95 खरब किलोमीटर होती है।
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार 1 प्रकाश वर्ष की दूरी वह है जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष में पूरा कर लेता है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियों यथा 2 तारों या गैलेक्सियों जैसे अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में की जाती है। इस वीडियो में इतना ही है। और आपके लिए आज का सवाल है झारखंड के राष्ट्रीय पशु का नाम बताएं। भारत का नहीं बताना है आपको, झारखंड के राष्ट्रीय पशु का नाम बताना है। शेर है, बाघ है कि हाथी है कि गेंडा है, और इसे आपको कमेंट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।